नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। विधानसभा के सामने से निकलेगी रिहर्सल परेड। रिहर्सल के लिए झांकियां भी निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर विधानसभा पर तैयारियां तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब गणतंत्र दिवस के लेकर तैयारियां प्रशासन के द्वारा तेज कर दी गई है। जो परेड निकाली जाएगी उसकी तैयारियां की जा रही है, रिहर्सल किया जा रहा है। और हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर रिहर्सल की तस्वीर सामने आई है और तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। तो विधानसभा के सामने से निकलेगी ये टुकड़ी, इसीलिए रिहर्सल कराया जा रहा है। तैयारियां तेज हो चुकी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिहर्सल किया जा रहा है। इसकी तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है। तेज कर दी गई है। और आपको बता दें कि विधानसभा के सामने से ये टुकड़ी निकाली जाएगी, झांकियां निकाली जाएगी, जिसकी तस्वीर भी आई है और रिहर्सल अब तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल दिल्ली में शुरू हुई और इस बैठक में 5वें और 6वें साथ ही 7वें चरण के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया गया। और कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर शामिल हुए। तो कोर ग्रुप की बैठक में तय नाम 25 जनवरी को केंद्रीय समिति को सौंपी जाएगी। कोर ग्रुप की ये बैठक 25 जनवरी तक चलेगी। कोर ग्रुप की ओर से तय किए गए प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाने पर इन तीनों चरणों के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। तो इस बीच पहले से चौथे चरण की जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं गए हैं, उनका भी ऐलान होगा। तो बता दें कि बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई नेता इस कोर ग्रुप के बैठक में शामिल हुए और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी की आज वर्चुअल रैली होगी। 11:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे संबोधित। तो शाम 4 बजे जूही सिंह संबोधित करेंगे वर्चुअल रैली को। बड़े खबर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अब चुनावी रथ को आगे बढ़ा रहा है, या कहें कि चुनाव के प्रचार को तेज कर दिया है। आज 2 वर्चुअल रैली की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। 11:30 बजे होगी, जिसको संबोधित करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसके बाद 4 बजे शाम को वर्चुअल रैली निकाली जाएगी समाजवादी पार्टी की, जिसको संबोधित करेंगी जूही सिंह। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी की आज वर्चुअल रैली होगी। 2 रैलियां आज होगी, जो कि 11:30 बजे दोपहर और इसके बाद शाम 4 बजे होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो 11:30 बजे रैली होगी उसको स्वामी प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य वही हैं जो कि बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हैं और इसके बाद बीजेपी से बगावत कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वर्चुअल रैली करेंगे, संबोधित करेंगे। और इसके बाद शाम को भी एक समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली होगी। 4 बजे समय रखा गया है, जिसको संबोधित करेंगी जूही सिंह। तो तौकीर किदवई हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तौकीर, आपके पास आएंगे। तौकीर, आज समाजवादी पार्टी की 2 रैलियां होगी और सबसे बड़ी बात है कि जो सबकी नजर होगी 11:30 बजे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस रैली को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, हो चुका है और इसका ऐलान करने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी तो थोड़ा सा आगे जरूर है, क्योंकि उनके आगे स्टूडियो से और रेडियो से, और दूसरी तरफ उनकी जो बसें हैं या एलईडी वैन हैं वो भी रवाना हो चुकी है। इसमें दूसरे दल थोड़ा पिछलते जरूर नजर आ रहे हैं। आज दूसरी या तीसरी बार की रैली है कल होने जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। फिलहाल अखिलेश यादव से शामिल नहीं हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता है, नेता है, ये सब लोग आज वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, अपना डिजिटल प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। अभी देखना होगा क्योंकि फिजिकल कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है। 500 लोगों की परमिशन मिल चुकी है, तो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी फिजिकल कैंपेनिंग भी शुरू होने वाली है। अजय तौकीर, इसके बाद ये भी है कि जो शाम को रैली होगी वो भी वर्चुअल माध्यम से होगी और जूही सिंह उसको संबोधित करेंगे। उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा बनाया गया है तौकीर? देखिए, इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं जहां पर आदमी को जोड़ा जाता है, वहां पर ये मैसेज
इससे डाला जाता है कि आज शाम को इतने बजे ये नेता आपके सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। वो लोग सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, उसके बाद अपनी बात कहते हैं तो वो पब्लिक तक जाती है। लेकिन ये माध्यम बहुत ही ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों के पास मोबाइल नहीं है, तो ऐसे में हर आखिरी छोर तक के आदमी को अपने बात कह पाना, उससे कनेक्ट हो जाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिलहाल कोविड के नियम है, चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया उसी के तहत जो पार्टियां हैं वो रैलियां कर रही हैं फिलहाल। बिल्कुल तौकीर, नियमों का पालन करना बहुत बेहद ही जरूरी है और जिस तरीके से वर्चुअल माध्यम से रैली निकाली जा रही है, तौकीर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का हालांकि कुनबा थोड़ा मजबूत भी हुआ है, लेकिन कुछ घर के लोग ही बाहर हो गए हैं, कुछ नेता जो टिकट ना पाने की वजह से बगावत सुर अपना लिए हैं, उनके वजह से कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, परिवार के लोगों को टिकट देती है। लेकिन अपर्णा यादव जब अलग हुई हैं और दूसरे खेमे में गई हैं तो आरोप लग रहा है कि परिवार के लोगों को ही टिकट नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डबल माइंडसेट की पॉलिसी है। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव के जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये पहले भी विधानसभा में चुनाव लड़ चुकी है। समाजवादी की लहर जब सरकार बनी 2012 में तो भी ये चुनाव लड़ी, लेकिन वहां से अच्छा नहीं कर पाई, चुनाव हार गई। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिखती है अपर्णा यादव। लेकिन हाँ, परिवार का सदस्य होने से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा, ये बताने के लिए कि हमने एक मजबूत खेमे से परिवार के सदस्य को अपने साथ जोड़ लिया है। चलिए, बिल्कुल तौकीर, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं एक मजबूती मिली है, लेकिन कमजोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने बगावत का सुर अपना लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की है। वहीं चुनावी घोषणाओं में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मुद्दे को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार के समर्थन में जा खड़ा हुआ है। परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रतिनिधि मंडल से तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। साथ ही योगी को आश्वासन किया कि कर्मचारी उनकी सरकार से संतुष्ट है और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वहीं CM ने मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी चुनाव में उतरी सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी से अलग होने के बाद वे अनिल राजभर को ही पार्टी प्रमोट करती रही है। तो योगी सरकार की तरफ से अनिल राजभर ही हमेशा ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर भी रहते हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर शिवपुर से उतरते हैं तो वाराणसी की शिवपुर हॉट सीट हो जाएगी और यहां का मुकाबला भी बेहद रोमांचक हो जाएगा। अनिल और ओम प्रकाश एक दूसरे पर कई आरोप लगाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो यहां तक दावा करते रहे कि 2017 में उनकी वजह से अनिल राजभर को राजभर समाज का वोट मिला और विधायक बने। अगर दोनों में मुकाबला होता है तो ओम प्रकाश राजभर के दावों की हकीकत भी सामने आ जाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज जिले में भी तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कार्यक्रम के समय वंदे मातरम का गायन, पुलिस बैंड की ओर से राष्ट्र धुन का वादन, अभिलेख और चित्र प्रदर्शनी, नाटक नाटिका एवं जनपद उत्पाद के तहत शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। 73वें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। एक सुरक्षित, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी के मार्गदर्शन में अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित किया था।
उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के रूप में, आगरा और अवध के रूप में इसकी अलग पहचान थी। लेकिन भारत गणराज्य के बनने के उपरांत भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वह तिथि थी 24 जनवरी 1950। आज जब उत्तर प्रदेश अपना 73वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को हिरासत में लिया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का कहना है कि सिपाही और चौकी इंचार्ज उनके बेटे को घर से लेकर गए थे, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गांव कमलापुर निवासी लखी राम का 16 साल का बेटा राहुल अपने चाचा के घर गया था। उसी दिन चाचा के घर से एक मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद चाचा ने राहुल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची और राहुल को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। पुलिस रात में राहुल को खजुरिया चौकी ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई और उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना पर सपा ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार में कस्टोडियल डेथ के नंबर 1 यूपी में 1 और पुलिस किलिंग मेरे भाई को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से 17 वर्षीय युवक की मृत्यु अत्यंत दुखद है। रोते बिलखते परिजनों की फरियाद सुन उन्हें न्याय दे सीएम, जनता वोट से देगी जवाब। इस तरीके की बात समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आई हुई है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी का हमला हुआ है बीजेपी सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक 16 साल के युवक की मौत हुई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी सरकार के जो प्रशासनिक लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वो डरते नहीं हैं, बल्कि गरीबों के साथ, बेसहारा लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी है, इस तरीके की बात भी कही गई है। साथ में पुलिस किलिंग की बात भी समाजवादी पार्टी ने कही है। तो लखीमपुर खीरी का पूरा मामला है। पुलिस की पिटाई से 17 साल के एक युवक की मौत हुई है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट कर युवक की हत्या कर दी है और साथ में अपनी मांगों को लेकर भी अड़े हुए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है। भैया दरवाजा खुले रखना, मैं सोने आऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मौसी की लड़की के घर गया, पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा, बेचारा फिर नशा होने लगा तो मम्मी ने अपने साथ वाली खटिया में सुला ले। तो उसके बाद सुबह उसका 4 बजे पता लगा कि फोन नहीं है उसके पास। उसके बाद फोन जाने के चाचा आए, चाचा पूछे कि हाँ तू कह रहा था रात को मैं सोने आऊंगा, तो तू सोने आऊंगा तो मैं आया क्यों नहीं, फोन तू ही चोरी किया कह के रिपोर्ट करवाया पुलिस वाले को। तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर, वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे। उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, फिर बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लोग, यहाँ हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा कि चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा। उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टे से मारा। कोई उम्र थी इसकी मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता।
2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी जोरों पर है। अलीगढ़ के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किया। मौजूदा सरकार पर भड़काऊ भाषणबाजी का आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सभी किराए पर आए हुए मेहमान हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम से लोग बच जाएं तो जनता को खुद पता है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से बचने के बाद इस बार किसकी सरकार चुननी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं बनना है। इसमें अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना, लेकिन इनको तो जनता वोट नहीं दे रही। ना इनको नहीं। सरकार किसकी बने आप क्या पता किस प्रमुख मांगे क्या रहेंगी किसानों? प्रमुख मांगे तो यहाँ का किसान आलू से त्रस्त है। यहाँ का किसान अपनी जो फसल है वो आधे रेट में बेचता है, पूर्ण रूप से नुकसान है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी बांदा जेल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बांदा डीएम और एसपी समेत एसओजी टीम इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अंसारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें सही इलाज भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज करने में घोर लापरवाही की जा रही है, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की हत्या करवाने के लिए एसओजी के करीबी कुछ पेशेवर बदमाश बांदा जेल में शिफ्ट किए गए हैं, जिनको विधायक मुख्तार अंसारी की हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन परिवार के कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था, विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराया और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं हैं। तो उसके कारणवश चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से खांसी है और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना और सब तरह की चीज़ें। फिर भी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सिहरन पैदा करने वाली ठंड के बीच सावन जैसी रिमझिम पूरे उत्तर प्रदेश में कल भी जारी रही। बूंदाबांदी के साथ दिन भर धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी कि अधिक ठंडे दिन की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं इस बारिश का खेती किसानी पर मौसम का मिलाजुला असर भी देखने को मिल रहा। आलू, मटर, दलहनों और तिलहनी फसलों के साथ सब्जियों को नुकसान के भी आसार हैं। वहीं गेहूं और जौ आदि फसलों को बारिश से लाभ भी हो सकता है। आपको बता दें कि रविवार को भी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का मौसम बना रहा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें से 55 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। पर कांग्रेस की पहली सूची में हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र बधू अनुकृति गुसाई का नाम शामिल नहीं है। हालांकि अनुकृति जिस लैंसडॉन सीट से टिकट की दावेदार हैं, उसके प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की गई। इसके साथ ही हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं हुई। तो बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हरक सिंह रावत को करीब एक हफ्ते बाद कांग्रेस में वापसी हुई। उन्होंने अपनी बहू अनुकृति गुसाई के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी कि वे बिना शर्त पार्टी में शामिल हुए हैं। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। नवीन, अभी कई टिकटों को लेकर सस्पेंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा चेहरा
चाहे वो पूर्व सीएम हरीश रावत की बात की जाए या फिर हरक रावत की बात की जाए, क्योंकि हरक रावत अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। इनका भी सस्पेंस है, क्या इनको टिकट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, अभी मंथन चल रहा है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास नवीन? जी अभिषेक, आप पिछली बार भी देख रहे थे कि लगातार कांग्रेस द्वारा ये कहा जा रहा था कि प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा में देरी हुई और करीब एक हफ्ते का लंबा समय लगा। इसके बाद जाकर जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनके नाम नहीं शामिल किए गए। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है कि हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या हरक सिंह रावत को कहां से दावेदारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मन देखा जाए, अगर हरीश रावत का मन देखा जाए तो वो रामनगर सीट पर अपना पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं कि उन्हें रामनगर सीट दी जाए। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत की बात की जाए तो रणजीत सिंह रावत भी पूरी तरीके से रामनगर से तैयारी में लगे हुए हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि अगर मुझे रामनगर सीट से अगर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो बरकरार है। इसके साथ ही अगर हरीशचंद्र दुर्गापाल की बात की जाए तो लाल कुआं से अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि हरीशचंद्र दुर्गापाल को वहां से उतारा जाएगा या फिर हरीश रावत लाल कुआं जाएंगे, तो यह सस्पेंस भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं अब जो बड़े नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, या फिर आलाकमान की बात की जाए कि आलाकमान ही निर्णय ले पाएगा कि हरीश रावत को कहां से उतारा जाए और कहां से चुनाव मैदान में उन्हें लाया जाए, जिससे कि क्योंकि लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अभी असमंजस की स्थिति में है, कुछ साफ नहीं कह पा रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तो कह सकते हैं कि अभी मंथन चल रहा है, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, चर्चाओं के विषय बने हुए वो हैं हरक सिंह रावत, क्योंकि वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर अब घातक होती जा रही है। प्रदेश में न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। पिछले एक सप्ताह में 35 लोगों की कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 6 माह में एक सप्ताह में हुई सर्वाधिक ये मौत का आंकड़ा है। यही नहीं, 2 सप्ताह में संक्रमितों की संख्या 7 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। चलो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।